घड़ी की सुइयों ने इधर 10 बजने का ऐलान किया, उधर रात के अंधेरे में अयूब खान का सुर्ख और सफेद चेहरा चमका। उन्होंने सदर मुमलिकत इस्कंदर मिर्जा को सलूट किया और कहा, सब ठीक है सर, ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इस ऐलान के साथ ही माहौल पर छाया तनाव छट गया और इस्कंदर मिर्जा ने खुश दिली के साथ इशारा किया, जिसे देखते ही 4-5 खिदमतगार छलकते हुए जाम ट्रे में सजाए नमूदार हुए और महफिल जवान हो गई। इन्हीं चुस्कियों के दौरान इस्कंदर मिर्जा को न जाने क्या ख्याल आया कि वह यकदम संजीदा हुए। अयूब खान का बाजू पकड़कर उन्हें करीब किया और मुंह उनके कान के करीब ले जाकर सरगोशी की। अयूब, क्या मैं सुबह का सूरज देख सकूंगा? अयूब खान मुस्कुराए लेकिन खामोश रहे और आगे बढ़कर उनकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की ऑडियो स्टोरी और मैं हूं साद सुहेल। इस्कंदर मिर्जा बताते हैं कि उसके ठीक 20 दिन बाद रात के उसी पहर बैरे ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो गाउन पहनकर बाहर निकले और ये देखकर हैरान रह गए कि ईवान सदर की राहदारियों और बाग की गुजरगाहों में स्टैन गन और दूसरे असलहे से लेस बड़ी तादाद में फौजी खड़े थे। इस्कंदर मिर्जा सीढ़ियां उतरकर बाहर आए तो उनका सामना 4 जर्नैलों, जनरल शेख, जनरल बरकी, जनरल आजम खान और मेजर जनरल शेर बहादुर से हुआ। उनमें से किसी एक ने उनसे बात की और इस्कंदर मिर्जा के अपने अल्फाज में यह पैगाम दिया। उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। मैंने पूछा, क्यों? जवाब मिला, मुल्क का मफाद इसी में है। इसके बाद इस्कंदर मिर्जा ने बताया कि बंदूक के जोर पर मेरा इस्तीफा लेने के बाद 3 जर्नैल वापस चले गए और मेजर जनरल शेर बहादुर को वहीं छोड़ गए, जिसने उनके और उनकी अहलिया नाहिद मिर्जा के साथ इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया, जिस पर बेगम साहिबा ने उन्हें सख्ती से डांट भी पिलाई। 1 घंटे के अंदर अंदर ईवान सदर के मकीन अपना सामान बांधकर चलने के लिए तैयार थे। उन्हें माड़ीपुर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया, जहां अमरीकी सफीर उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए मौजूद थे। एयरफोर्स के सरबरा एयर मार्शल असगर खान भी मौजूद थे और देखा जा सकता था कि वो इस सूरत हाल से खुश न थे। इन मुसाफिरों को एक बार बरदार जहाज में सवार करवाकर कोयटा पहुंचाया गया, जहां आइंदा कुछ दिन तक उन्हें बलूचिस्तान इंतजामिया के एक अफसर के घर कयाम करना था। क्या माजूल सदर ये सफर एक कैदी के तौर पर कर रहे थे? इस्कंदर मिर्जा ने अपनी यादाश्तों में ऐसा कोई लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ईवान सदर और इसके बाद कोयटा में कयाम के दौरान उन्होंने अपने इर्द गिर्द असलहा बरदारों की बड़ी तादाद का जिक्र किया है, जिससे यही तासुर मिलता है। लेकिन अयूब खान दूसरी बात कहते हैं। अपनी यादाश्तों में उन्होंने लिखा है कि इस्कंदर मिर्जा की माजूली की इत्तला मिलने पर ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर मिलने के लिए उनके पास आए और पूछा कि क्या वो इस्कंदर मिर्जा से मिल सकते हैं। इस पर अयूब खान ने बताया कि ये मुलाकात बिल्कुल मुमकिन है। ये मुकालमा नकल करने के बाद अयूब खान ने अपना एक तबसरा लिखा है कि वो कोई कैदी थोड़ा ही थे। अयूब खान का ये तबसरा इस्कंदर मिर्जा के साथ किए जाने वाले सलूक और इस सिलसिले में उनके ज़हनी एहसासात को बड़ी खूबी से बयान करता है। अयूब खान हों या इस्कंदर मिर्जा, आइन की मनसूखी और मार्शल लॉ के नफाज के बारे में दोनों के ख्यालात में कोई फर्क न था। दोनों ने ये मुहिम इकट्ठे ही सर की थी, लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते के दौरान ऐसे क्या इख्तलाफात पैदा हो गए जिनके बायस मार्शल लॉ के नाज़्म आला अयूब खान को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। अयूब खान उसकी कई वजूहात बयान करते हैं। आईनी और कानूनी निज़ाम को लपेट कर मुल्क को एक नई और अनजानी मंजिल तक पहुंचा देने वाली इन दोनों शख्सियात के दरमियान इख्तलाफात का पहला बीज अयूब खान ही के एक मुतालबे से फूटा, जब उन्होंने इस्कंदर मिर्जा से कहा कि वो 2 खत तहरीर करें। एक वजीर आजम फिरोज खान नून के नाम, जिसमें बताया जाए कि ये मावराए आइन कदम क्यों उठाया गया, और दूसरा खुद अयूब खान के नाम, जिसमें मार्शल लॉ के तमाम इख्तियारात बिला तरद्दुद उनके सुपुर्द कर दिए जाएं। इस्कंदर मिर्जा ने पहला खत तो फौरी तौर पर लिख दिया, लेकिन दूसरा खत लिखने में उन्हें काफी सोचना पड़ा। लेकिन 3 दिन की मज़ाहमत के बाद ये काम भी उन्होंने बिलाखिर कर दिया, गोया दबाव के सामने घुटने टेक दिए। इस्कंदर मिर्जा तो ये कहते हैं कि मार्शल लॉ के नफाज के फौरन ही बाद अयूब खान के अंदाज बदल गए। उनके बकौल अयूब खान इतने शातिर थे कि मैकाउली भी उनसे धोखा खा जाता। इन 2 खतूत के लिखे जाने के बाद मामलात दुरुस्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा ना हो सका, बल्कि इस्कंदर मिर्जा के बकौल अयूब खान ने उनसे निगाह मिलाकर बात करना बंद कर दी। उसके बरक्स अयूब खान इल्जाम लगाते हैं कि मार्शल लॉ के नफाज के बाद
میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور بیگم ناہید مرزا اور اسکندر مرزا کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کی آواز باہر تک سنائی دیتی۔ وہ کہا کرتی کہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تمام تر اختیارات ایوب خان کے پاس چلے گئے ہیں، یوں گویا انہوں نے اپنے ہاتھ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیے ہیں، اور اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ایوب خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایوب خان نے ختم کرنے کے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے قتل کرنے کی مراد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسکندر مرزا اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انٹیلیجنس کے ذریعے فوجی دستوں کی نقل و حرکت اور ان کی پوزیشن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی، جبکہ ایئر فورس کے ذریعے کئی اہم جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی بھی کوشش کی۔ ایوب خان کے بقول یہ ایک ایسی خطرناک کوشش تھی جس کے نتیجے میں مسلح افواج کے درمیان تصادم ہو جاتا۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسکندر مرزا نے ایئر کاموڈور رب کو ٹیلی فون پر ہدایت دی تھی کہ وہ بری فوج کے 3 جرنیلوں جنرل یحییٰ خان، جنرل شیر بہادر اور جنرل حمید کو گرفتار کر لیں۔ اسکندر مرزا کا موقف اس کے بالکل برعکس تھا۔ ایوب خان کے بقول اسکندر مرزا ایئر کاموڈور رب کے ہاتھوں جن جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی بات کرتے ہیں، اسکندر مرزا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں سے 2 تو کراچی میں موجود ہی نہ تھے بلکہ 700 میل دور راولپنڈی میں تھے، لہٰذا ان کی گرفتاری کی بات محض افسانہ ہے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایئر کاموڈور رب جن کے ایک بیان پر جرنیلوں کی گرفتاری کی کہانی کھڑی کی گئی، اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ وہ اسکندر مرزا سے پہلے سے ہی ناراض تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی موقع کی طاق میں رہتے تھے۔ اسکندر مرزا کے بقول اس کا سبب یہ تھا کہ ایئر کاموڈور رب ایئر فورس کے سربراہ بننے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کی غیر ذمہ داری اور کھلنڈرے پن کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر کے اصغر خان کو یہ عہدہ دے دیا گیا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس منصوبے میں شریک ہو گئے۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ اس سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد انہوں نے اسکندر مرزا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں شخصیات کے درمیان ہونے والے مکالمے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا سامنے آنے والا تھا۔ ایوب خان نے اسکندر مرزا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے احکام دیتے رہے ہیں۔ اسکندر مرزا نے جواب دیا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی، اس میں ذرا بھی سچ نہیں ہے۔ ایوب خان نے کہا کہ دیکھیے، یہ عیاری اور چال بازی ختم کیجیے، ہوشیار رہیے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، حالانکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ایسے صدر کے ساتھ گفتگو میں ایوب خان جس کی وفاداری کا دم بھرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، عیاری، چال بازی، آگ سے کھیلنا اور شرارت جیسے الفاظ کا استعمال ظاہر ہے کہ ایک وارننگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک ہی راستے کے مسافروں یعنی مارشل لاء لگانے والی 2 طاقتور شخصیات کے درمیان تیزی سے بڑھنے والی یہ دوریاں کچھ ایسی غیر فطری بھی نہیں تھیں۔ اس کا سبب صدر مملکت کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد اگلے روز میں ایوان صدر پہنچا تو صدر مملکت یعنی اسکندر مرزا وہاں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح پھر رہے تھے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ آئین کی منسوخی کی صورت میں انہوں نے وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی تھی جس پر ان کا یعنی صدر مملکت کا آشیانہ تھا۔ آئین کے خاتمے کے بعد صدر مملکت کا منصب اضافی اور غیر ضروری ہو چکا تھا، جس کے مناظر مارشل لاء کے نفاذ کے اگلے ہی روز دکھائی دینے لگے۔ کچھ ایسی ہی بات ایوب خان نے بھی لکھی ہے۔ ان کے مطابق فوج کے شعبہ قانون نے انہیں مشورہ دیا کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد صدر کا منصب اضافی ہو چکا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ یہ مسئلہ آخر فوری طور پر حل کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ ایوب خان کی بتائی ہوئی اس وجہ پر اعتبار کیا جائے کہ اسکندر مرزا سازشوں پر اتر آئے تھے، یا اسکندر مرزا کے جوابی الزامات پر کہ ان دونوں کے دعووں میں اپنی اپنی جگہ وزن ہوگا، لیکن اصل بات یہی تھی کہ ایک نیام میں 2 تلواروں کا سامنا چونکہ ممکن نہ تھا، اس لیے کسی ایک کو جانا ہی تھا، اور جانا اسی کو تھا جو طاقت سے محروم تھا۔ پاکستان کا سیاسی نظام اس زمانے میں جیسا کیسا بھی تھا، ایک زمانہ تھا کہ اس میں صدر اسکندر مرزا اتنے مضبوط تھے کہ پورے ملک کی سیاست ان کی انگلیوں پر ناچتی تھی۔ حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھیں اور لوگ ان کی نظر عنایت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اتنا طاقتور حکمراں اتنی قسم پرسی کی کیفیت کا شکار کیسے ہو گیا؟ تو اس کا 2 لفظی جواب یہی ہے کہ مارشل لاء۔
मगर फिर इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाकर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी क्यों मारी? अयूब खान हों या इस्कंदर मिर्जा, दोनों मार्शल लॉ के निफाज की एक जैसी वजूहात ही बयान करते हैं कि सियासतदान मुल्क के वफादार ना थे और इक्तदार की अपनी हवस में मुल्क को तबाह करने के दर पे थे। इस्कंदर मिर्जा भी यही कहते हैं। इजाफी बात उन्होंने ये कही है कि सियासतदान ईवान सदर के सामने जलसे करते थे और उन्हें धमकियां और गालियां दिया करते थे। हिज़्ब इख्तलाफ के लोग हुक्मरानों के लिए सख्त जबान इस्तेमाल किया ही करते हैं, लेकिन मार्शल लॉ जैसा बड़ा कदम उठाने के लिए इससे कुछ बड़ी वजह दरकार होनी चाहिए। खान ऑफ कल्लात मीर अहमद यार खान बलोच का ख्याल है कि इस्कंदर मिर्जा आइंदा आम इंतखाबात से खौफजदा थे और समझते थे कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे कदावर रहनुमाओं के मुकाबले में उनकी दाल गलने वाली नहीं। इसलिए इंतखाबात से फरार का रास्ता इख्तियार करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। कुदरतुल्लाह शहाब इसमें यह इजाफा करते हैं कि वो अगली मुद्दत के लिए भी सदर बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन 1956 की आइन के मुताबिक एक सदर रहते हुए सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का अहल नहीं था। आइंदा सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए उन्हें मुस्ताफी होना पड़ता, लेकिन वो इसके लिए तैयार ना थे। लिहाजा मार्शल लॉ के निफाज में उन्हें ज्यादा आसानी दिखाई दी। पाकिस्तान जैसे नौज़ायदा मुल्क के इक़्तिदार के ईवानों में जिस वक्त ये खेल चल रहे थे, दुनिया में मार्शल लॉ नाफिज करके हुकूमतों को रुखसत करने का चलन अभी शुरू नहीं हुआ था। इसलिए जरूरत महसूस होती थी कि इस मकसद के लिए आलमी बरादरी, खासतौर पर अमरीका को हम ख्याल बनाया जाए ताकि कोई बड़ी रुकावट दरमियान में पैदा ना हो। इस मकसद के लिए दो दलाइल तराशे गए। पहली दलील ये थी कि पाकिस्तानी अवाम अभी पार्लिमानी जमहूरियत को समझते नहीं, और दूसरी ये कि अगर आम इंतखाबात हो गए तो उसके नतीजे में मुल्क पर कम्युनिस्ट गालिब आ जाएंगे। इस्कंदर मिर्जा ने अमरीकियों को कायल करने की यह जिम्मेदारी अयूब खान को सौंपी, जिनके जहन में इक्तदार पर कब्जा करने की ख्वाहिश पहले से ही अंगड़ाई ले रही थी। इस्कंदर मिर्जा ने मंसूबे में शामिल करके उनका रास्ता खुद ब खुद आसान कर दिया, लेकिन एक वजह उसके अलावा भी थी। तकरीबन 200 बरस कबल अंग्रेजों की मदद से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर बंगाल में अपने इक्तदार का रास्ता हमवार करने वाले मीर जाफर की औलाद इस्कंदर मिर्जा के मिजाज में बुए सुल्तानी अभी तक मौजूद थी। पाकिस्तान के गिरदोपेश में इस जमाने में दो बादशाहतें मौजूद थीं, एक अफगानिस्तान की और दूसरी ईरान की। इस्कंदर मिर्जा जब इन बादशाहों के जाहो जलाल को देखते तो उनके दिल में भी ऐसी ही ख्वाहिशात सर उठाती। इस नौयत के कुछ आंखों देखे वाकयात कुदरतुल्लाह शहाब ने बयान किए हैं। उनमें से एक वाकया काबुल के शाही महल का है, जिसकी चकाचौंध देखकर इस्कंदर मिर्जा की आंखें खैरा हो गईं, और दूसरा वाकया ईरान का है। बेगम नाहिद मिर्जा ने एक शाही ज़ियाफत का मंजर याद दिलाते हुए शहाब साहब से कहा कि इन दावतों में दो दो जर्नैल शाह ईरान के पीछे खड़े रहते हैं, और यहाँ देखो मेजर के रैंक के एडीसी हमारे बराबर बैठकर खाना खाते हैं। इस पर तुम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। पाकिस्तान की इब्तदाई सियासत की इस अलिफ लैला में किसे क्या सोचना चाहिए था, बस सोच के इसी बहरान ने इस मुल्क ही नहीं बल्कि अच्छे भले ताकतवर हुक्मरान को जवाल से दो चार कर दिया। जवाल का जो सफर 8 अक्टूबर को मार्शल लॉ से शुरू हुआ था, 27 अक्टूबर को सदारत के मनसब से उनकी माजूली और 2 नवंबर 1958 को उनकी मुल्क बदरी का बायस बना, और इसी दर बदरी में ही मौत के मुंह तक जा पहुंचा। इस ऑडियो स्टोरी की स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं कॉलम निगार फारूक आदिल, जिनका तहरीर करदा आर्टिकल पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bbcurdu.com।